नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी जो हमारी वेदांत पाठ्य पुस्तिका है भाग एक उसका दूसरा अध्याय यानी कि दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदे और जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र जी। तो देखिए, आपने यहाँ पर लास्ट 2 सेशन से हम अपने इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर है और बहुत सारी चीजें इस पार्ट से हमें सीखने को मिल रही हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हर जो अलग अलग हमारा जो देश है एक तरह से विविधताओं वाला देश है, क्योंकि हमारे देश में जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे राज्य हैं जो देश के अलग अलग कोने में है। तो अलग अलग जगहों के आधार पर सब जगह का टेम्परेचर, सब जगह का वातावरण, सब जगह का रहन सहन, खान पान, तौर तरीके, सब कुछ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप उत्तराखंड के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि जो सिर्फ उत्तराखंड में ही होती है। तो यहाँ पर हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं और रजत बूंदे, क्योंकि देखिए वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है और किस तरह से वहां के पानी को किस तरह से वहां पर बचाया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है और उसको कैसे पीने योग्य बनाया जाता है, ये सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, लास्ट सेशन में हमने देखिए ये सारी चीजें तो हमने अपने फर्स्ट सेशन में पढ़ ली थी और उसके बाद जो हमारा इससे पहले का यानी कि लास्ट सेशन था, इसमें हमने पानी की जो किस तरह से जो पानी को पीने योग्य बनाया जाता है ये हमने यहाँ पर बताया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि किस तरह से जो जमीन के नीचे जो खड़िया पत्थर की जो एक प्लेट होती है और ऊपर जो रेत होती है, उसके बीच में जो वर्षा का जल होता है वो एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और फिर उसी के आसपास जो है कुएं बनाई जाती है। और कुएं का निर्माण कैसे होता है ये सारी चीजें भी हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत जाना था, लेकिन आज हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि किस तरह से एक कुएं को बनाया जाता है और क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, किस तरह से जो कुएं बनाने वाले लोग होते हैं, चिंजारो जो होते हैं, ठीक है, चेलवांजी जो होते हैं, किस तरह से उनको इस काम के लिए सम्मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट उनको दी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि क्या होता है जब पानी की बूंदें जमीन के अंदर रिस जाती हैं। और देखिए क्या होता है कि फिर जो मिट्टी के कण होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और जमीन में दरारें पड़ जाती हैं और उसके अंदर का जो पानी होता है वो बाष्प बनकर उड़ जाता है। लेकिन रेत में ऐसा नहीं होता। रेत क्या करता है, अपने अंदर पानी को इकट्ठा रखता है, यानी कि काफी समय तक उसमें नमी बनी रहती है। अब देखिए, अगर भीषण गर्मी है तो फिर एक टाइम के बाद उसका सूखना यानी कि उस पानी का वाष्पीकरण होना एक तरह से स्वाभाविक है। लेकिन पानी काफी समय तक जो है इसमें बना रहता है रेत के कणों के बीच में। और इसी से क्या होता है, इसी से हम यहाँ पर जो पानी है उसको एक तरह से उसको पीने योग्य हम बना पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर उपलब्ध पानी को, यहाँ पर जो पानी का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि कैसे पानी को रखा जाए, यानी कि सारी चीजों के लिए एक पूरा शास्त्र ने, इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी, जो समाज में उपलब्ध पानी है उसको 3 भागों में यानी कि 3 रूपों में बांटा। यहाँ पर जो समाज के लिए उपलब्ध पानी है उसे 3 रूपों में बांटा। जो कौन कौन से रूप हैं ये मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर किया था और साथ ही मैंने आप लोगों से कहा था कि आप इन तीनों तरह के जो पानी है उनको याद करके आएंगे। तो पहला पानी था यहाँ पर पालर पानी। तो किसे कहते हैं पालर पानी? पालर पानी किसे कहते हैं ये मैंने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से क्लियर किया था आप लोगों को। पालर पानी, और दूसरा था आपका यहाँ पर पाताली पानी, और तीसरा था आपका रेजानी पानी। 3 तरह के पानी मैंने आपको बताए थे, पालर पानी, पाताली पानी और रेजानी पानी। ठीक है, तो इन तीनों को मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आप ये अच्छे से याद करके आएंगे।
तो एक बार देखिए, एक बार फिर से रिवाइज यहाँ पर कर देती हूँ कि जो पालर पानी होता है वो होता है वर्षा का जल, यानी कि जो डायरेक्ट डायरेक्ट हम जिसको स्टोर करते हैं किसमें, नदियों में, तालाबों में, और एक तरह से जो झीलें होती है उनमें। और दूसरा आपका होता है यहाँ पर जल संरक्षण के जो साधन है, यानी कि किस तरह से हम वर्षा के जल का संरक्षण कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आदि शब्द जो है ये बहुत सारी चीजें, यानी कि आप एक होंद बनाकर भी उसको रोक सकते हो, और ऊपर छत पर टैंक बनाकर भी आप उसको रोक सकते हो, अलग अलग तरीकों से आप उसको रोक सकते हो। तो ये जल संरक्षण के बहुत अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप वर्षा के जल को रोक सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बताया था पाताली पानी। तो पाताली पानी के विषय में मैंने आपको बताया था कि जो पाताली पानी है जो हमेशा क्या होता है, धरातल के नीचे पाया जाता है। ठीक है, एक तरह से धरातल के नीचे होता है और इसे भूजल भी कहते हैं, और इसे कुओं से निकाला जाता है। और प्रायः ये पानी खारा होता है, मतलब ज्यादातर ये जो पानी होता है ये खारा होता है। ठीक है, और तीसरा सबसे मेन जो यहाँ पर बताया था मैंने वो था रेजानी पानी। तो रेजानी पानी के लिए मैंने बताया कि ये धरातल से नीचे तो उतर जाता है लेकिन भूजल से नहीं मिल पाता। ठीक है, धरातल से नीचे तो चला जाता है, यानी कि जो सरफेस है उससे अंदर तो रिस जाता है, लेकिन भूजल जमीन के अंदर जो पानी है उसमें नहीं मिल पाता। इसीलिए ये पानी जो है बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर जो वर्षा के पानी को जो नापने का एक सेंटीमीटर नहीं है या कोई इंच नहीं है, बल्कि इसके लिए भी रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिए इसका मतलब होता है कि जो रेजा शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर ये नहीं कि धरातल पर कितनी वर्षा हुई, धरातल पर कितनी वर्षा हुई इससे कोई मतलब नहीं है, कि कितने रेजा पानी जो है वो कितने रेजा वर्षा जो है धरातल के अंदर समाई है वो यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो देखिए काफी सारी चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर की थी कि किस तरह से जो रेजानी पानी है वो अगर भूजल में मिल जाए तो वो भी भूजल की तरह खारा हो जाता है। और यहाँ पर जो मेन चीज मैंने आपको बताई थी, चेंजो, यानी कि जो चिनाई का श्रेष्ठतम काम है कुई का प्राण है। देखिए जो चिनाई का मेन काम है वो कुई का प्राण है, यानी कि अगर चिनाई जो है अच्छे तरीके से नहीं की जाएगी, चिनाई अच्छे तरीके से अगर नहीं होगी तो क्या होगा कि कुई जो है परफेक्ट नहीं बन पाएगी। ठीक है, कुई परफेक्ट रूप से काम नहीं कर पाएगी, यानी कि जो पानी है वो रिस नहीं पाएगा, और जो पानी है वो कुई में इकट्ठा नहीं हो पाएगा, और एक तरह से वो भूजल में समा जाएगा या वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो इस तरह से काफी सारी चीजें यहाँ पर की जाती हैं जिस टाइम पे कुएं की खुदाई हो रही होती है, कुएं बनाई जाती है। तो देखिए क्या क्या चीजें मेन रूप से की जाती है, मुख्य रूप से की जाती हैं, उन्हें हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा चैप्टर आगे कंटिन्यू हो रहा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब जैसे नीचे जो चिंजारो हैं या जो चेलवांजी हैं जो नीचे खुदाई करते जाते हैं, तो लगभग जब वो 20-25 हाथ नीचे गहराई में पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, सफोकेशन होने लगती है, यानी कि सांस प्रॉपर नहीं आता, वहां गर्मी बढ़ने लगती है। अब देखिए इतने नीचे कैसे इंसान को सांस अच्छे से आएगा। ठीक है, तो देखिए तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। तो ये मैंने शुरुआत में भी बताई थी कि जो चिंजारो होते हैं उनको गर्मी से बचाने के लिए जो उनके हेल्पर होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर खड़े होकर मुट्ठी भर भर कर रेत जो है तेजी से नीचे फेंकते हैं, जिससे ऊपर की ठंडी हवा नीचे जाती है और नीचे की गर्म हवा ऊपर आती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर, और उससे बचने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जो चिंजारो होते हैं या चेलमांजी होते हैं, तो जिस तरह से यहाँ पर मिट्टी एक तरह से भर भर के वो नीचे डालते हैं, रेता भर भर के। और देखिए जो मरुभूमि है, मरुभूमि यानी कि जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, इसमें जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहां उड़ा देती है। आपने देखा होगा कि मरुस्थल का दृश्य अगर आपने कभी देखा होगा तो जिस तरह से रेत के विशाल टीले बने होते हैं,
तो जब हवा आती है तो ये यहाँ से पूरे उड़ जाते हैं, ये जगह प्लेन हो जाती है और यहाँ पर ये टीले बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ये तो मिट्टी जो है इतनी तेज जो हवा यहाँ पर चलती है, ये क्या करती है, ये रेत के जो ये बड़े बड़े टीले होते हैं इन्हें तक ये उड़ा देती है। ठीक है ना। तो कभी भी आप रेगिस्तान का जो दृश्य देखेंगे वो आपको हमेशा एक जैसा नहीं दिखेगा। अभी आपको इस तरफ टीले दिख रहे हैं, आप शाम को तक देखेंगे तो आपको इस तरफ टीले दिखाई देंगे। फिर आप कहेंगे कि अरे यहाँ पर तो टीले थे, कहाँ गए, या आप कहेंगे यहाँ पर तो प्लेन था, ये टीले कहाँ से आ गए। तो वही होता है कि जो रेत होती है, यहाँ जो हवा होती है वो विशाल टीलों को तक यहाँ से वहां उड़ा देती है और यहाँ हवा, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। जब ऊपर से तेजी से धप से नीचे रेत फेंकी जाती है तो वो क्या करती है, ऊपर की जो ठंडी हवा होती है उसे नीचे फेंकती है और नीचे की जो गर्म हवा है उसे ऊपर फेंकती है। ठीक है, तो इस तरह से जो चेलवांजी काम कर रहे होते हैं उनको थोड़ा सा राहत यहाँ पर मिलती है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ जगहों पर कुएं बनाने का जो ये काम है ये और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। कुछ ऐसी जगह है जहां पर कुएं बनाने का काम और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। कैसे, आप वो देखिए, क्योंकि किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोक पाना संभव नहीं होता। अब देखिए रेता है वहां पर, तो रेत की ढेर है। अब रेत की ढेर को ईंट की चिनाई से कैसे रोका जा सकता है, यानी कि अगर आप एक ईंट लगा रहे हैं, दूसरी ईंट लगा रहे हैं, तीसरी ईंट लगा रहे हैं और इधर ढेर है रेत का, तो वो फिसल जाएगा, वो गिर जाएगा रेत पत्थर ईंट। तो इस तरह से तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। ठीक है, तब क्या किया जाता है, कुएं को रस्से से बांधा जाता है। और पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ, जब कुएं खोदी जाती है पहले दिन, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, ये एक दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना झाड़ झंकाड़ यानी कि उसके ऊपर रखा गया है, देख सकते हैं आप। तो ये क्यों रखा गया है ये भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। जो खीप होती है, एक घास होती है। अब वो कौन सी घास होती है, देखिए एक प्रकार की घास है जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, खीप। ठीक है, जिसके रेशों से क्या होती है, रस्सी बनाई जाती है। तो वो घास जो है जमा कर ली जाती है और चिंजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बांटने लगते हैं। और वो जो बाकी के कारीगर होते हैं वो फटाफट उस खीप नामक घास से रस्सा बांटने लगते हैं, रस्सी बनाने लगते हैं। ठीक है, पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं में कोई 10 हाथ की, ठीक है, की खुदाई यानी कि कुएं जो है 10 हाथ लगभग गहरी हो जाती है केवल पहले दिन की खुदाई से। यानी कि पहले दिन की खुदाई से ही कुएं लगभग 10 हाथ गहरी हो जाती है और इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। और जो इसकी दीवार होती है, इसकी जो दीवारें होती है उस पे क्या किया जाता है, धीरे धीरे क्या ये इस रस्से का गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा गोला बिछाया जाता है, उसके ऊपर तीसरा, चौथा, और इस तरह से ऊपर आते आते खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठ जाती हैं और रस्से का आखिरी छोर ऊपर बना रहता है। यानी कि वो क्या करते हैं, जैसे कुएं इस तरह से यहाँ पर खुद रही है, तो अगर पहले दिन 10 हाथ लगभग जो है कुएं खोदी गई है तो वो रस्से का ऐसे रस्सा डालते हैं और उस पर ऐसे 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 उस पर जो इसको रोकने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसकी चिनाई करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब, क्योंकि रेत इधर से इधर गिरती है, इधर से इधर गिरती है, तो उस पर रस्सा फंसा दिया जाता है ऐसे टाइट से, बिल्कुल टाइट से उस पर ऐसे रस्सा फंसा दिया जाता है उसके साइड साइड में, जिससे कि और यहाँ पर जो रस्से की डोरी है वो बाहर रहती है। ठीक है, ताकि बाद में उसे निकाल लिया जा सके। ठीक है,
जैसे आपने देखा होगा जब 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 छत की चिनाई होती है, जब छत बनती है, जब छत डलती है, तो क्या करते हैं, पहले नीचे से लकड़ी के पट्टों का इसको टेक दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी लकड़ियां इस तरह से लगाई जाती हैं और उसके ऊपर से पट्टे बिछाए जाते हैं और उनके ऊपर फिर जो है एक तरह से पूरा आपने देखा होगा कि किस तरह से जो लोहा होता है उसका जाल बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर सीमेंट डालकर छत बनाई जाती है। ठीक है, तो यही सारी चीजें ये क्यों होता है, टेक देने के लिए, वरना अगर ऐसी पट्टे नहीं लगाएंगे या नीचे से टेक नहीं देंगे तो सारी छत क्या है, नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो यही होता है यहाँ पर भी। फिर अगले दिन देखिए, पहले दिन का काम इतना होता है, दूसरे दिन कुछ हाथ मिट्टी और खोद ली जाती है। फिर क्योंकि ऊपर के मिट्टी के गिरने की संभावना कम है तो नीचे को और खुदाई की जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। और धीरे धीरे जो है, क्योंकि वो मिट्टी जमने लगती है और वो जो पहले दिन की गई थी खुदाई, जो रास्ता फंसाया गया था, अब उसे नीचे खसका दिया जाता है, नीचे नीचे उसको खिसकाया जाता है। ठीक है, तो ऊपर छूटी हुई दीवार में अब नया रास्ता बांध दिया जाता है। फिर जैसे जैसे ऊपर दीवार छूटती जाती है तो उस पर नया रास्ता लपेटते जाते हैं। ठीक है, रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं भी चिनाई भी करते हैं, यानी कि ये रस्से की कुंडली खिसक ना जाए। रस्सा जो है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस तरह से उसको फंसाया जाता है, तो कहीं ये रस्सा जो है खुल ना जाए, खिसक ना जाए, तो इसके लिए भी यहाँ पर जैसे कभी यहाँ पर चिनाई कर दी बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ का अलग बट गया और इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया। फिर यहाँ पर थोड़ा सा चिनाई कर दी तो इनको सपोर्ट मिल गया। फिर यहाँ पर थोड़ा सा चिनाई कर दी तो इसको सपोर्ट मिल गया। तो इस तरह से बीच बीच में कहीं कहीं पर चिनाई कर दी जाती है। ठीक है, तो अब देखिए, लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई, ठीक है, लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का एक घेरा बनाने के लिए 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। यानी कि अब सोचिए, लगभग 5 हाथ व्यास, यानी कि 5 फीट का उसका व्यास है और उस व्यास को एक तरह से 5 फीट से भी कम कह सकते हैं उसको, तो उसका एक उसको टिकाने के लिए, उसका एक घेरा बनाने के लिए 15 हाथ रस्सी चाहिए होती है और एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। ठीक है, जो एक हाथ की गहराई होती है, यानी कि एक हाथ की गहराई, लगभग जो हमारा हाथ है, एक हाथ की गहराई तक क्या होता है कि रस्से के 8-10 जो है एक तरह से लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि तीसरा हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रास्ता बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है कि रास्ता बन रहा है। यानी कि जो नए लोग होंगे ना, जिन्हें पता नहीं होगा कि कुई का क्या होता है और कुएं की खुदाई किस तरह से की जाती है। अब देखिए कितनी मेहनत का काम है, कितना, इसलिए शुरू में ही बताया था कि ये विशिष्ट लोगों द्वारा किया जाने वाला काम है, यानी कि विशिष्ट काम है, विशिष्ट तरीके से किया जाने वाला काम है। तो अगर पहली बारी कोई वहां पर जाके देखेगा ना, तो इतना कम से कम यहाँ पर बताया है कि एक पूरी कुएं खोदने के लिए लगभग रस्ते की लंबाई 4000 हाथ, ठीक है, 4000 हाथ के बराबर होनी चाहिए। तो अगर पहली टाइम में ही कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि जरूर यहाँ पर रास्ता बनाने का काम चल रहा होगा, ना कि कुई बनाने का। ठीक है, तो इस तरह से कहीं कहीं ना तो ज्यादा पत्थर मिलता है, ना ही खीर, लेकिन रेजानी पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती है। देखिए, कोई ऐसी जगह होती है बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी कई बार कई जगहों पर बहुत ज्यादा परेशानी आती है जो कुएं की खुदाई है उसमें। यानी कि कहीं पर अगर रास्ता नहीं मिलता या कहीं पर अगर खाप जो है वो नहीं मिलती, सॉरी खीप नहीं मिलती, लेकिन वहां पर रेजानी पानी अवेलेबल है, तो कुएं खुदना तो वहां पर स्वाभाविक है, कुइयां वहां पर जरूर बनाई जाती हैं। अब ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। ठीक है, अब जैसे जो
ऐसी जगहों पर जो कुएं की चुनाई की जाती है वो लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। अब देखिए कैसे, जैसे ये आपकी कुएं खुद रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इस तरह से फट्टे डाले जाते हैं, लकड़ी के फट्टे डाले जाते हैं दोनों तरफ से, चारों तरफ से मिट्टी को अटकाने के लिए, ठीक है। वहां पर क्या किया जा रहा था, वहां पर रस्सा डालकर उसको लपेटा जा रहा था। और यहाँ क्या किए जाते हैं, चारों तरफ जो इसका व्यास है ना, जैसे ये अगर आपकी कुई है तो ये कुई का जो व्यास है, इस व्यास के चारों तरफ लकड़े के ये जो फट्टे हैं वो इस तरह से फंसाए जाते हैं अंदर, ठीक है। ऐसी जगहों पर भीतर की जो चिनाई होती है वो लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी के हो सकते हैं, बड़ के हो सकते हैं, बावल के हो सकते हैं, कुम्बट के पेड़ों की या डगालों से बनाए जाते हैं। अब देखिए जो राजस्थान के जो कुछ मुख्य जो पेड़ हैं, जैसे अरणी के पेड़, ठीक है, और बड़ के पेड़, बावल के पेड़, कुम्बट के पेड़, इनके डगालो, डगालो यानी कि जो इनके मोटे मोटे तने होते हैं, मोटे मोटे इनकी टहनियां होती हैं, उससे ये बनाए जाते हैं, ठीक है। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी जो है अरणी की होती है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी ना मिल पाए तो आक तक से भी काम चला लिया जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर पानी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो पानी को निकालने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, स्वच्छ पीने योग्य पानी बनाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो अगर अरणी की लकड़ी भले ही ना मिले तो केवल आग से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन कुएं तो खुदेगी ही, ठीक है। अब देखिए लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा कर सीधे खड़े कर दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि क्या किया जाता है, उन्हें एक दूसरे में फंसा कर इस तरह से सीधा सीधा कुएं के चारों तरफ जो कुएं का व्यास है उसमें फंसा दिया जाता है, अटका दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है, और फिर इन लकड़ियों को बीच बीच में खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, और ये जो बंधाई होती है यानी कि इन लकड़ियों को बांधने का जो काम होता है, ये बंधाई भी जो है एक कुंडली का रूप ले लेती है। यानी कि ये भी बिल्कुल इस तरह से बंधाई की जाती है, जैसे ये अगर लकड़ियां लगी हैं उसके चारों तरफ से, तो फिर ये जो बंधाई है ये भी बिल्कुल इस तरह से कुंडलियों में की जाती है। यानी कि इस तरह से घुमा घुमा कर उसको बांधा जाता है उन सभी लकड़ियों को चारों तरफ से, ठीक है। तो ये भी कुंडली का आकार लेती है, और इसीलिए इसे सांपणी भी कहते हैं, ठीक है। कि जैसे राजस्थान की को में सांप जो है, ठीक है, सांप शब्द है, तो उसी के जैसे सांप होता है ना कुंडली बनाकर बैठता है, उसी के आधार पर उसका नाम सांपड़ी, ठीक है। सांपड़ी भी उसको कहते हैं क्योंकि वो कुंडली का आकार ले लेती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने यहाँ देखा कि किस तरह से एक कुई बनाई जाती है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल यही चीजें मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, और इतनी सारी खीप की लकड़ियां यहाँ पर रखी गई हैं, देखिए कितनी सारी, कि नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा यहाँ कुई खुद रही है। अब आप खुद देखिए, इस दृश्य को एक बार ध्यान पूर्वक देखिए, इस दृश्य को समझने का प्रयास कीजिए। इतनी सारी खीप की लकड़ियां यहाँ पर रखी गई हैं, और आप ये देख सकते हैं ये कुई है, ठीक है, ये नीचे कुई है, ये जमीन में जो खुद रही है ये नीचे कुई है। और किस तरह से देखिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसको टाइटली ऐसे कुंडलियां उसकी बनाई जाती हैं मिट्टी के चारों तरफ, आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से। और फिर देखिए यहाँ से उसको बांधने का काम जारी है, और यहाँ रस्सी बनाने का काम है। तो किसी को भी फील नहीं आएगा कि यहाँ पर कुई खुद रही है, यहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर पक्का जो है रस्सियां बनाई जा रही है, क्योंकि खीप की लकड़ियां इतनी सारी रखी हुई है, रस्सियां इतनी सारी बनाई जा रही है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरह से राजस्थान में कुई का निर्माण होता है। देखिए आगे देखते हैं। अब नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। जो नीचे खुदाई कर रहा है और साथ साथ में चिनाई भी करता जा रहा है, जो चेलवांजी है या चिजारो है, उसको मिट्टी की बहुत अच्छी परख होती है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया
कि ये काम बिल्कुल भी एक तरह से नए लोगों की समझ का नहीं है, एकदम जल्दी से समझ आने वाला नहीं है, ये जीवन के अनुभवों से इसको सीखा गया है। तो जो चिंजारो होते हैं उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, काफी ज्यादा अनुभव होता है मिट्टी का। तो इस तरह से खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही, जैसे ही नीचे इतनी ज्यादा देखिए खुदाई होती है कि जैसे ही नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी आती है, इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चिंजारो ऊपर आ जाता है। और जैसे ही अब खुदाई करते 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 जैसे ही खड़िया पत्थर की जो प्लेट है वो मिल जाती है, वो पता चल जाती है, तो फिर काम वहीं पर रुक जाता है, सारा काम वहीं पर रोक दिया जाता है और इस क्षण नीचे जो है धार लग जाती है, चिंजारो ऊपर आ जाते हैं। यानी कि कुएं की सफलता यानी कि सजलता उत्सव का अवसर बन जाता है। और जैसे ही एक कुएं अच्छे से खुद जाती है, कुएं की खुदाई का काम बिल्कुल अच्छे से पूरा हो जाता है, कुएं में पानी रिसने की संभावना जो है हमें क्लियर हो जाती है, तो फिर ये एक उत्सव का अवसर बन जाता है, यानी कि एक सेलिब्रेशन का मौका बन जाता है। यूं तो पहले दिन से ही काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ट्रेडिशन है ये कि उन लोगों को, क्योंकि वो काफी ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, तो शुरुआत के दिन से ही उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। जब वो काम करते हैं तो उन्हें अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है और उनकी सेवा टहल की जाती है। पर काम पूरा होने पर तो फिर उन्हें विशेष भोज का आयोजन होता है। यानी कि अगर कुएं खुदने का काम हो चुका है तो चिंजारुओं के लिए एक विशेष भोज का आयोजन किया जाता है। और जब चेलवांजों की विदाई होती है तो उन्हें तरह तरह की भेंटें दी जाती है। चिंजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। यह आंच प्रथा, ठीक है, यह आंच प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी आंच प्रथा यानी कि जो वर्ष भर जितने भी त्योहार होते हैं, जितने भी फेस्टिवल होते हैं, या कोई भी आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होता है, जैसे आपने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो ढोल वाले होते हैं, ठीक है, जो ढोल वाले होते हैं या फिर जो भी हमारा कल्चर है, हम क्या करते हैं उन लोगों को तिथि त्योहार पे और कोई भी घर पर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, तो हम उन्हें क्या करते हैं बुलाते हैं अपने घर पे, उन्हें थोड़ा सा उनसे ढोल बजवाते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो भी वो काम करते हैं, और फिर उसके बाद फिर उनको खाना खिलाते हैं और उनकी चीजें उन्हें देते हैं। तो बिल्कुल चिंजारुओं से संबंध जो है उसी दिन नहीं टूटता कि तुमने तुम्हारा काम कोई बनाने का था, काम खत्म हुआ अब तुम जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है कि उन्हें वर्ष भर, उन्हें कोई भी फेस्टिवल आता है, तिथि त्योहार आते हैं, तीज त्योहार आते हैं, विवाह जैसे कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, तो फिर क्या होता है उनको नेग दिया जाता है, भेंट दी जाती है। और कोई भी जो नई फसल होती है तो फिर उस नई फसल में खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगाया जाता है। यानी कि जो फसल होती है और उसमें खलिहान में उनका एक अलग से उनके लिए ढेर भी लगाया जाता है। देखिए, एक तो रस्सी से आपको बताया था कि किस तरह से रस्सी से कुंडली बना बनाकर कुएं का निर्माण किया जाता है, और दूसरा आप देखेंगे लट्ठों का प्रयोग कैसे किया जाता है कुएं को बनाने में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप ही की पाठ्य पुस्तिका में दिखाया गया है। ये देखिए, ये है कुएं का व्यास, यानी कि ये कुएं का व्यास है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसमें लट्ठों को फंसाया गया है। आप देखेंगे ये जो लट्ठे आप यहाँ पर देख रहे हैं, लकड़ियां जो है पड़ी हुई है, मोटी मोटी तने पड़े हुए हैं उन लकड़ियों के, तो इनको किस तरह से देखिए फंसाया गया है। और मैंने आपको बताया फिर उसके बाद भी, क्योंकि जरूरी नहीं अब ये लट्ठा जो है यहाँ से फिसल कर गिर सकता है, टेढ़ा हो सकता है, कुएं बंद हो सकती है, मिट्टी निकल सकती है, लेकिन इसके लिए भी पूरा प्रॉपर तरीके से उपाय किया जाता है कि इसको भी खीप की रस्सियों से इनको भी अंदर से आपस में बांधा जाता है, यानी कि बीच बीच में इनको आपस में खीप की रस्सियों से जो है बांध दिया जाता है, जिससे कि ये हिलते डुलते नहीं है।
तो ये लट्ठों से किस तरह से कुएं का निर्माण होता है वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब जो सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। और देखिए क्योंकि ये तो पारंपरिक चीजें थी, ट्रेडिशनल चीजें थी, जो शुरुआत से चली आ रही थी, बहुत पहले काफी टाइम से चली आ रही थी। लेकिन अब क्योंकि अब सारी चीजें आपने देखा होगा कि सभी चीजों को लोग बिजनेस के रूप में करते हैं, व्यवसाय के रूप में करते हैं। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती थी जैसे जो पीढ़ियों से चली आ रही है, ठीक है ना, जो अगर पिताजी ने वो काम किया है, उनके पिताजी ने वो काम किया है, फिर बेटा भी वही काम करता है। तो कुछ चीजें तो ऐसी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और लोग उससे सीखते थे। लेकिन आज जो है ये एक व्यवसाय बन गया है और लोगों को पैसे देकर काम करवाने का एक रिवाज जो है, मजदूरी देकर काम करवाने का रिवाज भी आजकल आ गया है। यानी कि अब कुएं का निर्माण भी, जिस तरह से मकान का निर्माण होता है, किसी घर का निर्माण होता है या किसी भी चीज का निर्माण होता है, तो उसके लिए जिस तरह से हम मजदूरी देकर काम करवाते हैं, तो अब कुएं का भी उसी तरह का कुछ चीजें आ गई हैं। कई जगहों पर चिंजारो सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। और देखिए क्योंकि जो बिजनेस के पर्पज से कर रहा है, जो व्यवसाय करने के पर्पज से कर रहा है, तो कई जगहों पर क्या होता है कि जो सामान्य लोग होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि चिंजारुओं के बदले पहले क्या होता था कि कुछ विशिष्ट लोग होते थे जो काफी, जिनको अनुभव होता था इस काम का, जीवन का अनुभव होता था, तो वो इस काम को करते थे। लेकिन अब जो है गृहस्थ लोग, यानी कि जो आम लोग हैं, वो भी इस काम को करने लगे हैं और उसमें कुशल बन गए हैं। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत एक तरह से आते हैं, के हाथों से 200 बरस पहले बनी बानी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। तो देखिए 100-200 साल पहले बनी कुइयां, अब क्या कितनी एक तरह से कितने पहले की बात है। देखिए जैसलमेर जो है, वहां के बहुत सारे गांव जो है, वहां पर जैसे जो पालीवाल ब्राह्मण है या मेघवाल जो है, उनके हाथों से, जो कि अब अनुसूचित जाति में है, क्योंकि एक तरह से एरिया के हिसाब से भी लोगों को इस तरह की जो कैटेगरी है उनमें रख दिया जाता है। तो जो कि अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत है, उनके हाथों से 100-200 साल पहले बनी कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही है, पानी दे रही है। ठीक है, मुंह छोटा रखने का, कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। ठीक है, अब हमने क्यों यहाँ पर कुएं का जो व्यास है वो छोटा रखा है, क्यों उसको कुएं की तरह बड़ा नहीं बनाया? तो उसका मुंह छोटा रखने का 3 बड़े कारण हैं। रेत जमा नमी पानी की बूंदे बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। अगर देखिए कुएं का मुंह अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, जैसे कुएं क्या करती है, क्योंकि रेत के अंदर से वो पानी को शोषित करती है, रेत के अंदर से पानी इकट्ठा करती है, रेत के अंदर से पानी का अवशोषण करके उसमें इकट्ठा करती है। अब देखिए अगर उसका व्यास चौड़ा होगा, उसका मुंह जो है बड़ा होगा, तो क्या होगा, दिन भर की जो धूप है उससे अगर एक आधी बूंद अगर पानी रिसी भी होगी, अगर एक आधा बाल्टी पानी भी अगर रिसा होगा, तो क्या होगा, वो तो सीधे उड़ जाएगा भाप बनकर। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि पानी, इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा, इतनी बड़ी कुएं खोदने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें बूंदे बहुत धीरे धीरे रिसती हैं और दिन भर एक कुएं मुश्किल से इतना पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके। ठीक है, अब एक दिन में केवल 2-3 घड़े भरे जाते हैं। तो अगर देखिए उतने में भी हमने उसको खुला अगर रख दिया, तो फिर वो सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी फैल जाएगा और उसे ऊपर निकाल पाना संभव नहीं हो पाएगा। एक तो है कि वो वाष्प बनकर उड़ सकता है, दूसरा है कि अगर देखिए पानी कम होगा तो वो ज्यादा चौड़ाई होगी तो पानी फैल जाएगा, फिर आप उसको बाल्टी में निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसीलिए उसका व्यास जो है कम रखा जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आज भी हमने इस पाठ में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी हैं, काफी मजेदार चीजें पढ़ी हैं, और किस तरह कुछ जो राजस्थान की जो कुछ ट्रेडिशनल जो रीति रिवाज हैं, जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो हमने यहाँ पर सीखे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और काफी सारी नई जानकारियां हमें दे रहा है। तो आज हमने जितना पढ़ा है उसे घर पर एक बार रिवाइज करें। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।